Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 1 of ACCA F8. So let's start. So the topic that we will be doing is structure of UK tax system. अब जो पुरानी मेरी वीडियो थी, इन दैट वीडियो वी स्टडीड कि किस किस टाइप के टैक्स होते हैं हमारे, ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, टाइप ऑफ टैक्सेशंस, टाइप ऑफ टैक्स, एक हमने डबल टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये पढ़ा था, जो हमें एक बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए बिफोर स्टडिंग दी सब्जेक्ट। अब एक और चीज़ जो हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए रिगार्डिंग टैक्सेस, कि ये टैक्स कौन बनाता है, कहाँ से आते हैं टैक्स, टैक्स को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। अगर टैक्स दो, अब वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक लाइन लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज नेम इज सर। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से सुनना। अब जैसे एक ये लाइन है, हिज नेम इज सर, इस चीज़ को इंटरप्रेट करने के देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। हर आदमी इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। कैसे हमें फोकस डालना है कि हम किस मेन वर्ड पे फोकस दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ हिज नेम इज सर, मतलब वो एक लड़का है और उसका नाम सर है। हिज नेम इज सर, मेरा फोकस है अभी हिज पे। हिज मतलब वो लड़का है जिसका नाम सर है, ठीक है। सेकंड, अगर मैं ये हिज पे फोकस ना करके मैं नेम पे फोकस करूं, कैसे बोलूंगा मैं, हिज नेम इज सर, कि भाई उसका नाम है सर उसका। ये कोई उसकी नाम से पहले जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं है, ये इस नेम इज सर, उसका नाम सर है, ठीक है। और हिज नेम इज सर, उसका नाम सर है। मतलब सर कैसा नाम हो सकता है भाई, नाम तो कोई और भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम ही सर है, SIR। सो दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को अलग अलग वे से इंटरप्रेट करा जा सकता है। उसी चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हमारे टैक्स सिस्टम बनते हैं, जिसमें स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी जाती है कि उसके बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन ना हो सके। होते हैं लेकिन इंटरप्रिटेशन, तो अगर इंटरप्रिटेशन हो, कोई इस चीज़ को अलग तरीके से पढ़े, कोई अलग तरीके से पढ़े, तो उस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो होती हैं वो एक रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं। रिटन स्टेटमेंट्स को किस तरह से कौन पढ़ता है, एक वर्ड को कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे इन इंडिया हम देखते हैं, बहुत बार हमने सुना होगा कि एक वर्ड को ट्विस्ट करके उसका अलग मतलब निकाल के इन्होंने टैक्स का मतलब ही बदल दिया। होता है क्योंकि इट्स जस्ट अ वर्ड, इसको कौन किस तरह से इंटरप्रेट करे हमें नहीं पता। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि यूके का टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कौन टैक्स बनाता है, कैसे ये अमेंड होता है, वो सारी चीज़ें। अब बिफोर आई स्टार्ट मैं तुम्हें एक बात बता दूंगा, ये जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं ये है कंप्लीट थ्योरी, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। हालांकि नॉलेज ऑफ कोर्स इस प्रैक्टिकल नॉलेज ही है, लेकिन पढ़ना हमें थ्योरी की फॉर्म में पड़ेगा। सो देयर आर 2 वेज ऑफ मी टू टीच। एक तरीका क्या है कि मैं तुम्हें जनरली वैसे सारा समझा दूं एक प्लेन पेपर पे, और उसके बाद तुम्हें बोलूं कि ये तुम सारा एक बार रीड कर लो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सारा समझा दिया है। उस केस में छोटी सी प्रॉब्लम क्या होगी, जब मैं तुम्हें सारा समझाऊंगा हो सकता है तुम्हें सब कुछ पूरा पूरा याद ना रहे। जब तुम यहाँ से पढ़ोगे, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तुम्हें दोबारा से मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो बेटर ऑप्शन फॉर मी इज़ कि मैं यहीं से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और एक एक पॉइंट वर्बली पढ़ के तुम्हें समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जो ज़्यादा डीपली समझाना होगा वो मैं डीपली समझा दूंगा, जो वर्ड पढ़ के ही समझ आ जाएगा जो स्टेटमेंट, उसको हम वहीं पे स्किप कर देंगे। दैट इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि हमें सबसे पहली बात है बुक की एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ का पता होना चाहिए। सो यूके टैक्सेशन सिस्टम में सबसे पहले आता है HM रेवेन्यू एंड कस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HMRC। HMRC जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऐसे ही यूके में चलता है HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स। अब तुम बोलोगे सर रेवेन्यू एंड कस्टम तो मैं समझ आ गया कि ये टैक्सेशन का वर्ड है, ये HM का मतलब क्या है, व्हाट इज HM, ये पूरी बुक में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। HM इज बेसिकली हर मैजेस्टी, इट इज हर मैजेस्टी विच इज काइंड ऑफ अ टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी आर रेफरिंग टू अ क्वीन। जो क्वीन है यूके की, उनको एक रेफर करने के लिए हम उनको एक टाइटल देते हैं हर मैजेस्टी, कि उनका डिपार्टमेंट है ये रेवेन्यू एंड कस्टम। वी कैन नॉट राइट क्वींस रेवेन्यू एंड कस्टम, सो वी राइट हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम।
ठीक है, सबको पता होना चाहिए बात की, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ भी नहीं छोड़ना हमें ऑफकोर्स। चलो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहला, HMRC is the government department that controls and administers all area of UK tax law। ये डिपार्टमेंट UK टैक्स लॉ का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कंट्रोल इस डिपार्टमेंट के हाथ में है। सिंपल। The purpose of HMRC is to make sure that money is available to fund UK public service। That means जो UK की, सॉरी गाइस एक छोटा सा कॉल आ गया था मैं फ़ोन अपना नहीं स्विच ऑफ कर सकता। बहुत बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर जब आप वीडियो बनाते हो आप अपना फ़ोन क्यों नहीं स्विच ऑफ कर देते हैं, साइलेंट कर देते। गाइस मैं साइलेंट नहीं कर सकता बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज मुझे आती हैं, मेरा अपना काम भी है, और एक वीडियो को बनाने में वीडियो 30-40 मिनट्स की होती है, बट इट टेक्स अराउंड 2-3 आवर्स फॉर मी टू मेक अ वीडियो। बीच में कटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। चलो एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि HMRC का जो पर्पस होता है दैट इज टू मेक श्योर मनी इज अवेलेबल टू फंड द यूकेस पब्लिक सर्विसेज। मतलब बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास इनफ फंड्स हों, गवर्नमेंट के पास इनफ फंड्स हों देश चलाने के लिए, कंट्री चलाने के लिए, ये HMRC का एक पर्पस होता है। तो HMRC उसके अकॉर्डिंग जो टैक्सेशन परसेंटेज होती है कि टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कम करना है, वो सारी चीज़ें HMRC देखती है। अब तुम बोलोगे कि सर इसका मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट तो हमेशा चाहेगी उनके पास पैसे ज़्यादा हो, तो वो टैक्स ज़्यादा लगा देगी। बट एक और पर्पस होता है HMRC का, दैट इज़ हेल्प फैमिलीज एंड इंडिविजुअल विद टारगेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट। कि जो इंडिविजुअल है जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था, काफ़ी बार देखा भी हुआ है, सुना भी हुआ है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो यू गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओल्ड एज के टाइम पे यू गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो हमारा जो HMRC का पर्पस होता है दैट इज़ टू कलेक्ट दैट मच टैक्स ताकि गवर्नमेंट भी ठीक से काम करे और जो टारगेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट जिन लोगों को चाहिए वो सपोर्ट भी मिले। अब हेडिंग अप HMRC आर कमिश्नर्स हुज मेन ड्यूटीज आर। सो कमिश्नर जो हमारा HMRC होता है, HMRC इनके जो हेड होते हैं दोज आर कॉल्ड कमिश्नर्स। सो कमिश्नर्स आर दी हेड ऑफ HMRC। तो यू कैन जस्ट राइट, इसमें नोट बना के, कमिश्नर होते हैं हेड ऑफ HMRC और इनकी ड्यूटीज़ का क्या होती हैं, टू इम्प्लीमेंट स्टैट्यूट लॉ, टू ओवरसी दी प्रोसेस ऑफ UK टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। के जो भी हमारे टैक्स लॉज हैं वो बनाने, उनको अमेंड करना, उनको हर साल चेंज करना, और ओवरसी दी प्रोसेस ऑफ UK टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। के जो भी हमारा टैक्सेशन का काम है, क्या लोग टाइम पे अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, टाइम पे फाइल करने के बाद ठीक से टैक्स जमा करा रहे हैं, कई लोग टैक्स छुपा तो नहीं रहे, वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन करनी। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ द कमिश्नर। कमिश्नर इज़ द हेड ऑफ HMRC। अब स्टाफ हु वर्क फॉर HMRC आर नोन एज ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स। सो अगर तुमसे कोई भी पूछे, कोई तुम्हारे पास आके बोले कि आई एम द ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम, सो दैट मीन्स ही इज़ द ऑफिसर, ही इज़ द एम्प्लॉई ऑफ HMRC, हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स, ठीक है। तो HM रेवेन्यू एंड कस्टम का वो एक एम्प्लॉई है। तो स्टाफ हु वर्क इन HMRC आर ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम, सिंपल। आगे, HMRC हैव ऑफिसेज लोकेटेड ऑल ओवर द UK, many of which have specialist functions such as dealing with international businesses और large companies। तो HMRC के बहुत सारे ऑफिसेज हैं UK में, एंड जो डिफरेंट ऑफिसेज हैज डिफरेंट फंक्शन। जैसे एक डिपार्टमेंट जो है इनका, या एक ऑफिस जो है, दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द इंटरनेशनल बिजनेसेस, कि पीपल हु स्टे आउट ऑफ UK एंड दे अर्न इनकम इन UK, तो उनकी टैक्सेशन, पीपल हु आर स्टेइंग इन द UK बट दे हैव बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हाउ टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देम, वो सारी चीज़ों के लिए एक अलग अलग उनके ऑफिसेज होते हैं। आगे, मोस्ट टैक्स पेयर्स विल नेवर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट टैक्स पेयर विल नेवर डील डायरेक्टली विद द लोकल टैक्स ऑफिस एज HMRC एनकरेज टैक्स पेयर टू फाइल टैक्स रिटर्न ऑनलाइन यूजिंग देयर वेबसाइट HMRC.UK। सो पॉइंट इज, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक इंडिविजुअल को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है ताकि हम HMRC को बता सकें कि कितनी हमने इनकम अर्न की, उस पर कितना टैक्स बनता है। तो ये जो हम एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म को वी कैन सेंड ऑनलाइन एज वेल एंड वी कैन सेंड इन अ मैनुअल वे एज वेल। ऑनलाइन भी भेज सकते हैं हम, मैनुअल भी भेज सकते हैं। हालांकि जो HMRC है, HMRC मीन्स UK
टैक्स डिपार्टमेंट वो हमें एनकरेज करता है कि हम रिटर्न्स ऑनलाइन ही भरें, फिजिकल रिटर्न ना भरें, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम का ट्रैक रखना बहुत ईजी होता है। फिजिकल हो, मैनुअल हो, गुम जाए, कुछ हो जाए, सो उसका ट्रैक रखना मुश्किल होता है। सो मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स जो हैं हमारे, दे नेवर डील डायरेक्टली विद लोकल टैक्स ऑफिस, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि उनकी रिटर्न में अगर कुछ गलती है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमिश्नर या कोई भी जो स्टाफ है वो उनको मेल कर देता है कि आपकी रिटर्न में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, या आपकी रिटर्न बिल्कुल ओके है। वो सारी चीज़ें हम अभी आगे बाद में पढ़ने वाले हैं। तो पॉइंट इज, हमें मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर को ऑनलाइन जाके हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, एंड वेबसाइट है www.hmrc.government.uk। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो सेम ही होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है इंडिया में भी, यहाँ पे भी देयर इज अ वेबसाइट जहाँ पे वी आर आस्क्ड कि हम रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करें, फिजिकल रिटर्न फाइल ना करें। हालांकि ऑप्शन है फिजिकल करने का भी, बट इट्स बेटर कि हम ऑनलाइन रिटर्न ही फाइल करें। So use their website this to answer queries or telephone or email a number of specialist helpline, example self assessment helpline। जैसे अब एक फॉर्म हम भर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म है, किससे पूछें कैसे भरना है, तो हमें एक कॉन्टैक्ट नंबर उस वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहाँ पे वी कैन कॉल एंड वी कैन आस्क कि बताओ हाउ कैन वी फाइल अ रिटर्न, या इसमें इस चीज़ का मतलब क्या होता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बेसिकली हमें बोला गया है कि जो भी तुम्हें काम करना है, वी आर एनकरेजिंग यू कि तुम उसको ऑनलाइन करो, ठीक है। अब taxpayers are encouraged to file return online and pay by electronic means के एक तो रिटर्न ऑनलाइन फाइल करो और जो भी आपने टैक्स कैलकुलेट किया था इसको भी ऑनलाइन ही पे करो, क्योंकि आजकल तुमने देखा हर चीज़ ऑनलाइन ही होती है आजकल। अब ACCA के तुम ACCA पढ़ रहे हो, ACCA के एग्जाम्स अप्लाई करते हो, कोई तुम्हें ये थोड़ी बोलता है कि चेक बना के भेजो या डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजो, सब बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है। तो taxpayers are encouraged to file the returns online and also pay tax online। अब ये दोनों पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट। कंपनीज हैव टू फाइल रिटर्न एंड पे टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली। कंपनीज के लिए इट इज मैंडेटरी, कंपनीज के लिए इट इज मैंडेटरी टू फाइल द रिटर्न ऑनलाइन एंड ऑल्सो पे टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स कैन स्टिल सेंड देयर रिटर्न एंड पेमेंट बाय पोस्ट इफ दे विश। मतलब इंडिविजुअल के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स अ विश फॉर देम कि अगर तुम चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो, चाहो तो फिजिकल फॉर्म में कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू देम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर, इज इट मैंडेटरी फॉर अ इंडिविजुअल टू फाइल रिटर्न ऑनलाइन या पे टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली? यू विल से नो, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल फॉर देम, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सेल्फ असेसमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेल्फ असेसमेंट इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, पहले मैं मतलब बताता हूँ। इसका मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहा है, उसको कोई गाइड नहीं करता, कोई गाइड, कौन गाइड करेगा उसको? उसके पास एक फॉर्म है, बस फॉर्म फिल करना है कि अपनी अपनी सैलरी बताओ, इतनी इतनी सैलरी बताओ, कितना आपका टैक्स बनता है, हमारे अकॉर्डिंग इतना बनता है, तो वो पे कर देता है। अब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि कल को कुछ भी गलत हो गया तो दिस पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ भी उसने रिटर्न गलत भर दी। जैसे रिटर्न में इनकम कम शो करी उसने जान के कि छोड़ यार ये इनकम दिखाऊंगा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जान के दिखाई ही नहीं, कुछ चीज़ें कम दिखाई, कुछ दिखाई ही नहीं, कुछ चीज़ें झूठ लिख दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम डोनेशन करते हैं तो डोनेशन का हमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है, इसे डोनेशन करी नहीं थी वैसे ही लिख दी कि मैंने डोनेशन करी है, लिखने में क्या जाता है। तो ऐसे केसेस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट, खुद असेस करना कि तुम्हारा कितना टैक्स बनता है। तो अंडर सेल्फ असेसमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड पेइंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स इज डेलीगेटेड टू द टैक्स पेयर टू सेल्फ असेस। टैक्स पेयर को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। हाउएवर ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स कैन स्टिल बी रिक्वेस्टेड to do calculation of tax payable based on income reported for taxpayer but not companies। मतलब कि वैसे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी होती है, बट एक ऑप्शन है इंडिविजुअल के पास कि वो ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स जो हैं उनको बोल सकता है कि मेरे बिहाफ पे आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो मेरा कितना टैक्स बनता है, ये सारी मेरी इनकम्स हैं, मुझे नहीं पता कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, आप प्लीज़ कैलकुलेट करके मुझे बता दो और हम वो रिटर्न फाइल कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। हाउएवर द ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू कस्टम कैन स्टिल
बी रिक्वेस्टेड, उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है टू डू द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल बेस्ड ऑन इनकम रिपोर्टेड फॉर द इंडिविजुअल टैक्स पेयर। बट यहाँ पे भी सारी लायबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की भी ही होगी, क्योंकि अगर उसने इनको भी कम इनकम बता दी, जो हमारे HMRC के स्टाफ हैं उनको कम इनकम बताई कि मेरी इतनी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स बता दिया, इंडिविजुअल ने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। कल को जब डिपार्टमेंट को पता चला HMRC को कि भैया इसने इनकम तो और भी कमाई थी, ये इसे दिखाई ही नहीं, इसके पास आगे सारे कि भाई तूने रिटर्न कम दिखाई है, टैक्स कम पे करा है, तेरा तो पेनल्टी बनती है। उसने बोला कि भाई मेरी कोई पेनल्टी नहीं बनती, आई डिस्कस दिस विद द ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम, तो उनसे बात करो, आप ही के बंदों ने मुझे बता दिया इतना टैक्स बनता है। तो इसीलिए वो चीज़ में भी यही रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई उनको तूने कम इनकम बता दी, वो क्या कर सकते हैं, उनको तो जो अमाउंट तुम बताओगे वो टैक्स कैलकुलेट करके बता देंगे, दे आर जस्ट द कैलकुलेटर, दे आर जस्ट अ कैलकुलेटर, कि उनको तुम अमाउंट बताओ वो टैक्स निकाल देंगे, उनको क्या पता कि तुमने कहाँ से इनकम कमाई है भाई। तो दिस इज द पॉइंट। तो एक बार इसको पढ़ लेना, जिसको अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने इसको बना लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट पता होना चाहिए, दीज आर वेरी जनरल थिंग्स। अब आता है बेसिक रूल्स ऑफ यूके टैक्स सिस्टम हैव बीन इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। अब सोर्सेज ऑफ टैक्स लॉ कहाँ से होता है, अब हमने जो पढ़ा है, जैसे ये टैक्स लॉ है कि इंडिविजुअल पे इतना टैक्स लगेगा, कंपनीज पे इतना टैक्स लगेगा, ये जो रूल्स बने हैं, ये वैट, कॉर्पोरेट टैक्स, ये आया कहाँ से बने हैं ये, तो वो हम पढ़ेंगे अब सोर्सेज ऑफ टैक्स, के टैक्स बनता कैसे है, ठीक है। सो द बेसिक रूल्स ऑफ यूके टैक्स सिस्टम हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। सबसे पहले आता है स्टैट्यूट लॉ, स्टैट्यूट लॉ और टैक्स लेजिस्लेशन। सो स्टैट्यूट लॉ का मतलब होता है गाइस, इट्स लाइक बेयर एक्ट, बेयर एक्ट या बेयर एक्ट बोल सकते हैं, या फिर बेसिकली पूरा टैक्सेशन एक्ट, जो भी हम टैक्सेशन में फॉलो करेंगे, जैसे कितना कब टैक्स लगता है, किस चीज़ पे टैक्स लगता है, कौन कौन सी डोनेशंस पे हमें बेनिफिट मिलता है, कौन कौन सी सेविंग्स पे हमें बेनिफिट मिलता है, एवरीथिंग इज़ रिटन इन स्टैट्यूट टैक्स एंड दैट्स इन बेयर लैंग्वेज, ताकि इन टैक्सेशन लैंग्वेज, इन लॉ लैंग्वेज, ताकि कुछ भी इसमें प्रॉक्सिमिटी ना रहे कि कोई इसको मैनिपुलेट कर सके। ऐसा नहीं लिखा होता केवल सिंपल लैंग्वेज में, ये बहुत ही डिटेल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ हर एंगल से एक्सप्लेन करके लिखा होता है। दैट इज स्टैट्यूट लॉ, दैट इज टैक्स लेजिस्लेशन। सो दिस इज लॉ एंड देयरफॉर एडहेरेंस इज मैंडेटरी, कि इस लॉ को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। जो भी टैक्सेशन लॉ में लिखा हुआ है, जो भी स्टैट्यूट लॉ में लिखा हुआ है कि यूके टैक्स में, फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिविजुअल हैज़ अ सैलरी ऑफ, लेट्स से जस्ट एन एग्जाम्पल, $1 lakh in a year, तो he has to pay 20% टैक्स, तो 20% ऑफ 1 lakh is 20,000, ये टैक्स उसको पे करना ही पड़ेगा, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, जैसा है एज इट इज़ हमें फॉलो करना पड़ेगा। Tax legislation is normally updated each year by one annual finance act that follows from the proposal made by the Chancellor of the Exchequer इन हिज एनुअल बजट स्टेटमेंट, कि हर साल हमारे जो भी टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनती हैं, नेक्स्ट ईयर उन पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाता है, जो भी उसमें अपडेशंस होती हैं, तो प्रपोजल्स जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर इन दी एनुअल बजट स्टेटमेंट, वो प्रपोजल देता है कि नेक्स्ट ईयर इस टैक्स लॉ में ये चेंजेस होनी चाहिए, और वो टैक्स लॉ चेंज होता है। Statutory instruments are used where detailed notes are required on the area of tax legislation, let's say books, कि अब टैक्स की बुक्स, प्रॉपर बेयर एक्ट की बुक्स यूज़ होंगी, जहाँ पे नोट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द एरिया ऑफ टैक्स लेजिस्लेशन, जहाँ पे भी हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी विल रीड फ्रॉम द टैक्सेशन बुक, स्टैट्यूट लॉ हम पूरा पढ़ेंगे, वहाँ से विल गेट टू नो कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। हालांकि हमारा जो सिलेबस है, हमें बेयर एक्ट नहीं है, स्टैट्यूट लॉ हमें एज पर लॉ लैंग्वेज नहीं पढ़ना। कप्लान वालों ने उस मटेरियल को, जो भी बेयर एक्ट है, उसको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके हमें एक अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन में बनाती है। वरना नॉर्मली जब तुम ACCA बन जाओगे, उसके बाद तुम कोई कप्लान या BPP या किसी ऑथर की बुक्स को रीड नहीं करोगे, तुम उसके बाद डायरेक्टली स्टैट्यूट लॉ पढ़ोगे, ये बुक पढ़ोगे। ये काफ़ी मोटी बुक होती है, ये इतनी मोटी बुक होती है, बुक तुम पढ़ोगे, वहाँ से तुम्हें चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। हालांकि मैं बोलूँगा जब तुम्हारा पूरा टैक्स हो जाए, ये F6 हो जाए, तो एक बार एक बुक कहीं से अगर अरेंज हो सकती है करना, और एक बार ज़रूर पढ़ना, ताकि तुम्हें चीज़ों का पता चले कि हाउ टू रीड अ लॉ, वो भी तुम्हें समझ आना चाहिए, लॉ की लैंग्वेज कैसे समझते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टैट्यूट लॉ के बाद केस लॉस। अब केस लॉस क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ में एक लाइन लिखी हुई है जिसका
दो बंदों ने अलग मतलब निकाला, इसने अलग निकाला, इसने अलग निकाला, ठीक है, कोई भी लाइन हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल ये है हमारा HMRC, HMRC इज टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और ये है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उसने बोला कि ये सब इसके अकॉर्डिंग मेरा लेट से 10,000 टैक्स बनता है, लेकिन HMRC ने बोला कि नहीं, आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है $15,000, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस पर्सन ने किस बेसिस पे 10,000 टैक्स बनाया वो ये एक्सप्लेन करेगा, HMRC ने किस बेसिस पे $15,000 बनाया वो एक्सप्लेन करेगा। तो जो कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो जज एक फाइनल डिसीजन देगा कि हु इज़ राइट, और उसके बाद बन जाता है हमारा केस लॉ कि इस केस में जो ये सिचुएशन थी, क्योंकि ये सिचुएशन इनके साथ हुई है, बहुतों के साथ हो सकती है, तो उस केस में केस लॉ फॉलो करता है कि जो केस लॉ में लिखा हुआ है कि ऐसा जब सिनारियो आया था, कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस केस में ये जजमेंट आई थी एंड वी हैव टू फॉलो दैट जजमेंट। तो केस लॉ रेफर्स टू डिसीजंस मेड इन टैक्स केसेस brought before the courts. Often this case challenges current tax legislation and argues a certain interpretation of tax law that should be applied. These rulings are binding and therefore provide guidance on the interpretation of tax legislation. कि कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल HMRC was right कि 15,000 टैक्स लगना था, इस बंदे ने 10,000 पे टैक्स पे कर दिया, कोर्ट ने रूलिंग दी, कोर्ट ने बताया कि देखो टैक्स हमारा 15,000 लगना चाहिए, उस लॉ का मतलब जो था वो ये मतलब था, तुमने गलत समझ लिया था, तो टैक्स तुम्हें 15,000 देना पड़ेगा, और आगे जब भी ऐसा सिनारियो आएगा तो जैसा ये केस लॉ में लिखा हुआ है वैसा फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट इज केस लॉस। देन आता है HMRC गाइडेंस। अब HMRC गाइडेंस क्या होती है, अब HMRC गाइडेंस क्या होती है, देखो सो कई बार लेट्स से अभी करंट टैक्स चल रहा है दैट इज़ 2021 फाइनेंस एक्ट। अब सोचो जब 2022 फाइनेंस एक्ट आया, उसमें कोई ऐसी चीज़ आई जो लिखी हुई है वो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आई कि हमें इसमें करना क्या है। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि नया लॉ बनता है, नई लैंग्वेज होती है, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन मैन को समझ ही नहीं आती, वो लैंग्वेज से नहीं समझ आया, ठीक से नहीं लिख पाए, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस। सो उस केस में अगर स्टैच्यूटरी लॉ में कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, स्टैट्यूट लॉ में कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है पढ़ना, जो सबको समझ नहीं आया, तो उस केस में जब बहुत सारे लोग कंप्लेंट डालते हैं या बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, रिव्यूज़ दिए जाते हैं, तो फिर HMRC एक गाइडेंस निकालती है। वो ऐसा नहीं है कि हर आधे दिन बाद, आधे महीने बाद लॉ चेंज करती रहेगी, लॉ हर साल एक बार फाइनल बन जाता है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही हर साल अपडेट होता है। अब पॉइंट ये है, अगर कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आए तो उसके लिए HMRC गाइडेंस निकालती है कि इसका मतलब ये है और ये लॉ इस तरह से फॉलो होना है, हमने इसको बनाने का ये पर्पस रखा था पीछे। सो एज द टैक्स लेजिस्लेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन, further guidance is issued by HMRC in order to explain how to implement the law and give their interpretation of the law कि उन्होंने किस वे से लॉ को पढ़ के, किस वे से सिचुएशन समझ के ये लॉ बनाया था और इस तरह से इस लॉ को फॉलो करना है। The main types of guidance जो HMRC गाइडेंस निकालती है आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहले आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस। So this provides HMRC's interpretation of tax law and also provide clarification और details how rules should be applied, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। अब आता है एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी कंसेशंस ESC, जैसे कीबोर्ड में हमारा होता है ना एस्केप का बटन, बट दैट एस्केप इज डिफरेंट। सो एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी कंसेशन ESC, इसका मतलब क्या होता है, अब ESC क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी कंसेशंस। सो बेसिकली कई बार क्या होता है कि जो हमारा टैक्स लॉ बनता है उसके अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्डिंग होती है कि ये टैक्स लॉ इस पर्सन को फॉलो करना है, नहीं तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी और इतना टैक्स लगेगा। ऐसा कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ अगर बना दिया तो होता क्या है, देखो हर चीज़ जो भी टैक्सेशन होता है अल्टीमेटली आता तो इंडिविजुअल से ही है। अब अगर इंडिविजुअल के ऊपर हम बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लगाएंगे तो ऑफकोर्स देयर विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स कि यार ऐसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो उस केस में क्या होता है, ESCs आते हैं। सो एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी कंसेशंस बेसिकली क्या होते हैं, दे अलाउ अ रिलैक्सेशन टू द स्ट्रिक्ट लेटर ऑन द टैक्स लॉ in certain circumstances. The HMRC can make ESC to administer the tax system fairly and effectively but cannot counter the clear words of tax law। मतलब टैक्स लॉ में जो लिखा हुआ है होना वही है, लेकिन उसके अंदर उन वर्डिंग्स के बेस पे
कैसे उस चीज़ को हम फेयरली कर सकते हैं कि लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, वो चीज़ EAC करती है. So an EAC extra statutory concession confirms that HMRC will apply a tax law to a specific group in a more favorable way than other possible interpretation. कि अगर 6-7 अलग तरीके की एक लॉ की इंटरप्रिटेशन हो रही है तो उसमें बेस्ट पॉसिबल वे में इंटरप्रिटेशन करेंगे ताकि फेवरेबल हो सभी के लिए, to avoid undue hardship, unfairness or illogical result. HMRC published current ESCs and all taxpayer in the stated situation can rely on these. कि अगर मान लो एक स्पेसिफिक फील्ड में जैसे रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम के ऊपर कोई एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ आ गया और उसके ऊपर एक ESC आ चुका है, तो जिन जिन की भी रेंटल इनकम है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी रेंटल इनकम है, वो इस ESC पे रिलाई कर सकते हैं. It is a government policy for the content of issued ESC to be eventually be withdrawn or enacted into law. कि अगर मान लो कोई स्ट्रिक्टर लॉ था, सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, कन्फ्यूजन हो रही थी उसको समझने में, तो ESC वालों ने एक लॉ की अपनी लैंग्वेज निकाल के इसको अच्छे से समझाया ताकि सबके लिए फेवरेबल हो, एंड देन उस चीज़ को लॉ में इनैक्ट कर दिया नेक्स्ट ईयर कि अगले साल लॉ में आ चुके हैं कि ऐसा ही होगा, जो पिछले साल लॉ में लिखा था स्ट्रिक्टर रूल्स वो नहीं है, मतलब कुछ और था, लोगों ने गलत समझा था. सो दैट इज ESC. देन आ जाए छोटा छोटा सा इंटरनल HMRC मैनुअल्स. HMRC's ओन मैनुअल्स प्रोड्यूस फॉर देयर स्टाफ गिव गाइडेंस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. दे आर ऑल्सो अवेलेबल टू पब्लिक. कि उनकी मैनुअल्स होते हैं, जैसे मैंने बुक्स वगैरह बताई थी, वो टैक्स ऑफिसर्स के पास भी होती है, उनके स्टाफ के पास भी होती है, और पब्लिक भी रख सकती है. HMRC website, leaflets and booklets. These are aimed at general public and provide explanations of various tax issues in a non-technical language. जैसे हम ये जो पढ़ रहे हैं कपलान बुक से, सो इसके अंदर जो सारा टैक्सेशन लॉज वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, these are written in non-technical language. देन आते हैं हमारे डिटेल्ड टेक्निकल गाइडेंस. सो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक टैक्स लॉ की बुक है, उसके साथ ही एक डिटेल्ड टेक्निकल गाइडेंस है जिसमें इन सारे लॉस को इंटरप्रेट करके उनको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. हालांकि यहाँ तो पूरी लॉ लैंग्वेज में है, देन उसको यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. सो दीज आर डिटेल्ड टेक्निकल गाइडेंस. HMRC इशूज नोटिसेज एंड गाइडेंस नोट्स एम्ड एट टैक्स एजेंट्स एंड एडवाइजर्स. जैसे कल को हम ACCA बन के we file income tax returns for individuals, companies, so we work as like a advisory or agent individuals के, to explain tax issues in a more technical detail than it is normally required by the general public. HMRC brief provides detailed technical guidance on specific tax issue that is arisen during the year. के जो HMRC briefs होते हैं वो एक डिटेल टेक्निकल गाइडेंस निकालते हैं कि जो भी स्पेसिफिक चीज़ें ड्यूरिंग द ईयर निकली हैं, आई हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ एक डिटेल निकालना, दैट इज़ गिवन इन HMRC ब्रीफ्स. सो जो करंट ईयर के रिगार्डिंग जो भी डिटेल निकलती हैं, जो भी टैक्सेशन में नई नई चीज़ें पता चलती हैं, वो HMRC ब्रीफ में आता है और अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर उसको हम टैक्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. अब आता है आगे इंटरैक्शन विद UK एंड ओवरसीज टैक्स सिस्टम. सो देखो अब इसका मतलब क्या है, UK एंड ओवरसीज टैक्स सिस्टम. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दिस इज, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ नॉर्मल पढ़ना है. दिस इज UK एंड लेट्स से दिस इज इंडिया. ठीक है, ये एक पर्सन है, ही रिजाइड्स, लेट्स से इंडिया की बात मैं करता हूँ, ये पर्सन इंडिया में रहता है. तो इंडियन टैक्सेशन का क्या रूल है कि जो भी इनकम ये पर्सन वर्ल्ड वाइड अर्न करेगा उस पे इसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा. जो भी पर्सन वर्ल्ड वाइड इनकम, अगर ये इंडिया में रह रहा है, अभी डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि ये पर्सन इंडिया में रहता है और जो भी इनकम ये वर्ल्ड वाइड अर्न करेगा उस इनकम पे ही हैज़ टू पे सम टैक्स. ठीक है, अब पॉइंट ये है, वर्ल्ड वाइड इनकम में इस पर्सन ने UK से लेट्स से $1 लाख ड्यूरिंग द ईयर अर्न किए थे, जिस पे ऑलरेडी इसने $30,000 का टैक्स UK में पे कर दिया. इसने $30,000 का टैक्स UK में पे कर दिया. अब पॉइंट ये है, इंडिया में बोला गया जो भी आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम है उस पर टैक्स लगेगा. मतलब जो इसने इंडिया से किसी और कंट्री से कमाए वो तो अलग बात है, ये जो $1 लाख इसने UK से कमाए हैं इस पर भी टैक्स लगेगा इंडिया में.
अब देखा जाए तो इस 1 लाख पे 30,000 तो यूके पे ऑलरेडी टैक्स लग गया, तो 30,000 तो वैसे ही इसके चले गए। अब इंडिया में भी अगर 30% टैक्स, लेट से 40% टैक्स लग गया कि फॉरेन इनकम में 40% टैक्स है, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि 40% टैक्स लगता है, तो इस इनकम पे इसका 40% टैक्स लग गया, दैट मीन्स 40,000 टैक्स इसका बेचारे का इंडिया में लग गया। $1 लाख इसने कमाए थे, 30 यूके में लग गया, 40 यहाँ पे, तो इसकी जेब में क्या रह गया, छुनछुना। मतलब 30,000 नहीं रह गए। बंदे ने इतनी मेहनत करके $1 लाख कमाए थे, $30,000 का टैक्स यहाँ लग गया और $40,000 का टैक्स यहाँ लग गया। मैंने इंडिया में बोला कि भाई मैंने इस पैसे पे यूके पे टैक्स दे दिया है, वो बोलेगा, इंडिया बोलेगा भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, यूके वाले मुझे थोड़ी टैक्स दे रहे हैं कोई, तू इंडिया में रहता है, यू आर स्टेइंग इन इंडिया, यू आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो भी पैसे कमाए उस पर टैक्स देना पड़ेगा भाई, चाहे जहाँ से मर्जी कमाए हो, चाहे उस पर यूके, मुझे क्या पता यूके में टैक्स पे हुआ है कि नहीं हुआ, मैं तो यूके में, मेरा तो यूके से कोई लिंक नहीं है, तो हाउ डू आई नो, क्या पता तो झूठ बोल रहा हो, क्या पता है नकली स्टेटमेंट हो सकता है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आजकल हमारा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, बहुत सारे लोग फॉरेन में काम करते हैं, फॉरेन से उनको इनकम आती है, जैसे मेरी भी जो इनकम है, अभी इनकम थोड़ी बहुत यूट्यूब से बहुत ही थोड़ी होती है, वेरी वेरी मतलब बेयर मिनिमम, उससे कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल मेरा कुछ इनकम ऐसी है जो बाहर से आती है जिसपे बहुत ही मिनिमम टैक्स कटता है, बहुत ही मिनिमम। ठीक है, सुनोगे तो शायद हंसोगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। तो पॉइंट ये है, तो अब होता क्या है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, एक अग्रीमेंट होता है, विच इज कॉल्ड DTAA। दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यहाँ पे डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, बट आई कॉल इट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, दोनों जगह टैक्स ना लगे उसके लिए एक मेमोरेंडम बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है बिटवीन दी कंट्रीज। तो अब क्या होगा, जब भी मैं इंडिया में रिटर्न फाइल करूंगा अपनी, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को बताऊंगा कि देखो यूके में मेरा इतना टैक्स कटा हुआ है, ये मेरा उसका डॉक्यूमेंट है, और एज पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इस रूल के अगेंस्ट मुझे ये टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब जो मुझे 40,000 इंडिया में टैक्स पे करना है, उसमें से 30,000 टैक्स जो मैंने बाहर पे किया हुआ है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ, और नेट मुझे सिर्फ 10,000 ही पे करना पड़ेगा। कि इंडिया में रूल है 1 लाख पे 40,000 पे करने पड़ेंगे, वो तो करने ही थे, 30 इसने ऑलरेडी बाहर कर दिए, इंडिया में सिर्फ इस पे 10,000 और पे करने पड़ेंगे, दैट मीन्स टोटलिटी में उसका सिर्फ 40,000 टैक्स जाएगा। दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। So due to different tax systems in overseas countries, it is possible that income is taxed under two different systems. So agreement between most countries have been established to decide how a particular individual or company should be taxed. Some details on how these operates are given below. जैसे मैंने समझाया है एग्जाम्पल कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट क्या होते हैं, these are known as bilateral double taxation treaties. Such treaties take प्रेसिडेंस ओवर डोमेस्टिक यूके टैक्स लॉ एंड ईदर। मतलब अगर मान लो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, DTAA है, या DTA डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, अगर एक पर्सन इंडिया से कुछ पैसे कमाता है, जस्ट एन एग्जांपल कि अगर एक पर्सन इंडिया से कुछ पैसे कमाता है, ही रिजाइड्स इन द यूके, ठीक है, तो जो भी इनकम उसको इंडिया से आएगी, तो उस इनकम पे जो टैक्स पॉलिसी इंडिया में फॉलो होती है वो लगेगी, यूके में इस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो इनकम पे ऑलरेडी इंडिया में टैक्स लग चुका है, और वो सिर्फ यूके में इंटीमेट करेगा कि मेरे को इस इनकम पे ऑलरेडी इंडिया में इतना टैक्स लग गया है। और अगर इंडिया में टैक्स नहीं लगा तो उसको यूके में इंडियन टैक्स के अकॉर्डिंग या डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हर कंट्री के डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट बिटवीन लाइक यूके इंडिया, यूएस इंडिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया कनाडा। उससे क्या होगा, या यूके कनाडा, तो उससे क्या होगा, व्हेन यू रीड दैट ना, तुम्हें पता चलेगा, काफ़ी बड़े होते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट क्या होते हैं दो कंट्रीज़ का, तो गेट टू नो सम नॉलेज। हालांकि उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी, तुम्हें भी समझ नहीं आएंगी, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ लुक, गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स। सो सच ट्रीटीज टेक प्रेसिडेंस ओवर डोमेस्टिक यूके टैक्स लॉ, कि डोमेस्टिक टैक्स लॉ जो यूके में लग रहा है उसके ऊपर DTAA फॉलो होता है, तो पहले DTAA फॉलो होगा, अगर DTAA में नहीं लिखा हुआ तो जैसा यूके टैक्स लॉ में लिखा है वो करेंगे। एग्जम्प्ट सर्टेन ओवरसीज इनकम इन टैक्स इन द यूके, प्रोवाइड रिलीफ where tax is suffered in two countries on the same income।
मतलब अगर इस पर्सन ने इंडिया में कुछ पैसे कमाए हैं और इंडिया में लेट्स से वो चीज़ एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट मतलब इंडिया में उस इनकम पे टैक्स नहीं पे करना, भले ही अगर ये पैसे यूके में कमा रहा होता, ये सेम चीज़ अगर यूके में कर रहा होता तो उस पर टैक्स लगता, लेकिन ये पैसे इंडिया से आ रहे हैं और हमारा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है तो इसको वो टैक्स नहीं पे करना। दैट मीन्स DTA यूके टैक्स के ऊपर प्रिजाइड करता है, ठीक है। वेयर नो सच ट्रीटी एग्जिस्ट, जहां पे कोई जिन कंट्रीज में ट्रीटी नहीं है वहां तो यूके सिस्टम विल स्टिल अलाउ अ रिलीफ टू बी गिवन वेयर डबल टैक्स इज पेड। अगर मान लो ट्रीटी नहीं है तो यूके ने एक अच्छी बात क्या करी हुई है, उस केस में भी अगर एक बंदे ने बाहर कुछ टैक्स पे करा हुआ है तो उसको कुछ बेनिफिट यूके में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उस इनकम पे उसको 2 बार टैक्स पे करना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। सिर्फ मतलब समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ज़्यादा डिटेल में इसको हम आगे करेंगे। डबल टैक्सेशन रिलीफ इज फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज इज नॉट एग्जामिनेबल, मतलब तुम्हारे एग्जाम में ये चीज़ अभी नहीं आएगी जो डबल टैक्सेशन रिलीफ है, ये वाला पार्ट अभी नहीं आएगा, सिर्फ एग्रीमेंट्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी टर्म आती है विच इज द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ टैक्स, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन। कि टैक्स अवॉइडेंस, दोनों सब बच्चों को लगता है कि दोनों का मतलब यही है कि टैक्स छुपाना या टैक्स कम देना और कुछ इलीगल एक्ट करना ताकि हम टैक्स कम पे करें, झूठ बोलना। तो सबको लगता है कि दोनों का मतलब सेम है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस हाई रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैक्स इवेजन क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो द डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू लीगल इम्प्लीकेशन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, द टर्म इवेजन समराइज एनी एक्शन टेकन टू अवॉइड और रिड्यूस टैक्स बाय इलीगल मीन्स। इसको हाईलाइट कर लेना बुक में, इलीगल मीन्स मतलब किसी भी इलीगल तरीके से अगर हम इनकम छुपा रहे हैं तो वो होता है टैक्स इवेजन। जैसे मैंने इनकम अर्न की थी, कुछ इनकम थी, मैंने गवर्नमेंट को बताई ही नहीं, अपनी टैक्स रिटर्न में दिखाई ही नहीं कि मैंने इनकम अर्न की है, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। मैंने जानबूझ के झूठे नकली अपनी वो डोनेशंस दिखा दी कि मैंने झूठी डोनेशंस करी हैं जो कि एक्चुअली नहीं है, दोज आर टैक्स इवेजन। इलीगल तरीके से अगर मैं टैक्स बचा रहा हूं दैट इज टैक्स इवेजन। तो द मेन फॉर्म ऑफ टैक्स इवेजन आर सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन, मतलब फेलिंग टू डिटेल टैक्सेबल इनकम, हमने इनकम ही नहीं बताई, सबमिटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, क्लेमिंग एक्सपेंसेस दैट हैव नॉट बीन इनकर्ड, के कुछ एक्सपेंसेस या डोनेशंस जो हमने इनकर ही नहीं करे वो जानबूझ के दिखा दे कि मैंने तो ये खर्चा करा हुआ है, डोनेशन मैंने दी थी। टैक्स इवेजन इज एन इलीगल एक्टिविटी एंड कैरीज अ रिस्क ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो याद रखना, टैक्स इवेजन मतलब झूठ बोल के टैक्स बचाना, और ये इलीगल है और जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है, ठीक है। अब आता है टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस इज यूजिंग द टैक्स रिजीम इन वंस ओन एडवांटेज by arranging your affair to minimize tax liability. This can also be referred to as tax planning. इसको हम tax planning भी बोल सकते हैं। मतलब मैंने लीगल तरीके से अपना टैक्स सेव करा। कैसे सेव करा? एग्जाम्पल, मुझे किसी ने बोला कि अगर तुम बैंक में इतने पैसे जमा कर लोगे, जैसे मेरे को, मैं नॉर्मली इंडिया की अकॉर्डिंग बता दूं, जैसे मैं नॉट एक्चुअल टैक्स, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि मुझे बोला गया कि अगर तुम 50,000 सेव करोगे या म्यूचुअल फंड्स में जैसे 1.5 लाख डालोगे एक साल में, तो म्यूचुअल फंड्स मतलब शेयर्स वगैरह में 1.5 लाख रुपए लगाओगे, 1,50,000, तो उसका तुम्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मैं नॉर्मली डालता था 30-40,000। तो किसी अच्छे बंदे ने मुझे बताया कि भाई तुम इस साल देखो 1.5 लाख डाल दो, एक तरह से तुम्हारी सेविंग ही हो रही है, तुम्हारे नाम के म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, 3 साल बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली मार्केट के अकॉर्डिंग बढ़ते ही हैं क्योंकि मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, ठीक है ना, और तुम्हारा टैक्स भी बच जाएगा उस पर। दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस, कि टैक्सेशन रिजीम में रह के अपने एडवांटेज के लिए मैंने उस लॉ में से कुछ क्रक्स निकाल के अपना टैक्स बचाया। इट इज लीगल एंड डज नॉट एंटेल मिसलीडिंग HMRC, कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जैसे मेकिंग टैक्स सेविंग बाय इन्वेस्टिंग इन ISAs, वहां पे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया म्यूचुअल फंड, वैसे वहाँ पे ISA होंगे। सो दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। तो अवॉइडेंस मतलब लीगल,
इवेजन मतलब इलीगल, याद रखना इवेजन में आता है, इवेजन मतलब इवेड करना, छुपाना और टैक्स कम बताना इलीगली। और अवॉइड मतलब अवॉइड करना, छोड़ो यार, छोड़ो मतलब इलीगली नहीं, छोड़ो यार, कुछ करते हैं छोटा मोटा करके टैक्स बचा लेते हैं, दैट इज लीगल वे में। ठीक है। द टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब टैक्स स्कीम्स सच एज यूटिलाइजिंग लूप होल्स इन द टैक्स लेजिस्लेशन। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी टैक्सेशन में कुछ लैंग्वेज लिखी होती है, अब वो लैंग्वेज को मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि हम एक लाइन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो किसी ने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करा और उसका अलग मतलब निकाल दिया और उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करा, विच इज़ नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी। अगर वो प्रूफ कर सकता है कि मैंने इस तरह से इंटरप्रेट करके टैक्स बनाया था, तो दैट इज गुड। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, जस्ट एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जैसे मैं बोलता हूं कि 0 to 2 लाख हमारा टैक्स है 10% एंड अबव इट 20%। हमारे को लेट से सिर्फ ये लिखा हुआ कि 0 to 2 लाख 10%, अबव इट 20%। अब इसको पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट ने क्या सोच के बनाया हो कि अगर आपकी इनकम 0 से 2 लाख के बीच में है तो आपका टैक्स लगेगा 10%, लेकिन अगर आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर है तो सारी इनकम पे 20% टैक्स लगेगा। हो सकता है, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐसे हमें लिख के चार्ट बना के दे दिया, तो हमें क्या पता क्या है, और लॉ में लिखा हुआ है तो हमें क्या पता क्या है। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन थी कि 0 to 2 लाख अगर आपकी इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा, 2 लाख से अबव है तो 20% लगेगा टोटल पे। यहां लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी कि टोटल पे है या किसी पे। मैंने क्या इंटरप्रेट किया, मैंने ये इंटरप्रेट किया कि 0 से 2 लाख जो मेरी इनकम है उस पर 10% होगा, जो भी मैं 2 लाख से ऊपर कमाऊंगा उस इनकम पे मेरा 20% टैक्स लगेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 5 लाख इनकम कमा रहा हूं तो 5 लाख इनकम में जो ये फर्स्ट 2 लाख है 0 to 2 लाख, तो इस पे मेरा 10% लगेगा, दैट मीन्स 20,000 टैक्स यहाँ लगेगा। और जो इससे ओवर एंड अबव 3 लाख मैंने अर्न किए इस पे मेरा 20% टैक्स लगेगा, दैट मीन्स 60,000, तो टोटल टैक्स पेबल होगा मेरा 80,000। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ की। और लॉ की जो इंटरप्रिटेशन थी वो थी कि भैया अगर तुम्हारी 2 लाख से ऊपर इनकम है तो पूरी पे 20% टैक्स लगेगा, दैट मीन्स तुम्हें पूरा 1 लाख पे करना है। तो मैंने इस चार्ट को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके इसका लूप होल निकाल के मैंने इतना टैक्स बना दिया। अब जब मैंने लूप होल बनाया और टैक्स पे करा तो बाद में जब गवर्नमेंट ने देखा कि यार बहुत सारे लोगों ने ये लूप होल निकाल लिए, तो गवर्नमेंट फिर अपनी गाइडेंस निकालते कि नहीं तुमने गलत करा है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है, तो सारे अपनी रिटर्न्स रिवाइज करो और पूरा टैक्स पे करो। तो दैट इज टैक्स अवॉइडेंस, इट इज नॉट टैक्स इवेजन। मैं इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ, लॉ में जो लिखा है मैं उसी को इंटरप्रेट कर रहा हूँ ताकि कल को मुझे कोई क्वेश्चन करे तो मैं बताऊं कि हाँ मैंने इस तरीके से ये चीज़ करी थी। अगर मैंने मान लो कुछ डोनेशन ही नहीं करी और मैंने डोनेशन दिखा दी कि मैंने $1 लाख की डोनेशन की है और सारा टैक्स बचा लिया, कल को कोई मुझसे पूछे कि भाई तूने डोनेशन कैसे दिखाई, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने सपने में डोनेशन की थी नहीं बोल सकता ना, कुछ प्रूफ होना चाहिए। इसमें तो आई कैन प्रूफ कि मैंने लैंग्वेज को समझ के मुझे तो ये समझ आया, मैंने तो इस तरह से पढ़ा था भाई, मुझे क्या पता क्योंकि क्लियर ही नहीं है ये चीज़। अगर लिखा होता 20% ऑन ऑल तब तो क्लियर था कि 20% ऑन ऑल पे लगेगा, यहाँ तो 20% लिखा हुआ है बस, अब मुझे क्या पता। सो दिस इज लाइक फाइंडिंग और यूटिलाइजिंग लूप होल्स एंड इट इज टैक्स अवॉइडेंस एंड नॉट टैक्स इवेजन। अब सबसे पहले हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन वेदर इट इज एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। तो सबसे पहला केस है हमारा selling a capital asset in May 2022 instead of March 2022 to ensure that gain is taxed in the later tax year। कि हो सकता है कि जो मार्च 2021 और 22 में मेरी इनकम बहुत ज़्यादा थी, तो अगर मैं वहाँ पे ये एसेट सेल करता तो मेरा टैक्स और ज़्यादा लगता। तो मैंने बोला कि मैं अभी ना सेल करके मैं मई में सेल कर दूंगा, अगले साल मेरी वैसी कोई इनकम नहीं है तो इस पर काफ़ी टैक्स कम लगेगा। हो सकता है ऐसे कुछ प्रोविजंस हो कि कम इनकम पे कम टैक्स लगता है, प्रोग्रेसिव टैक्स जैसे हमने पढ़ा था, है ना। तो ये हमारा क्या अवॉइडेंस है, इवेजन। क्या मैंने कुछ झूठ बोला है, क्या मैंने इसमें कुछ गलत किया है? कुछ भी गलत नहीं किया। सो दिस इज अवॉइडेंस के लॉ के अंदर रह के मैंने अपना टैक्स बचाया है। सो दिस इज टैक्स अवॉइडेंस।
नेक्स्ट, ऑल्टरिंग अ बिल, अब मेरे को ऑल्टर ही वर्ड समझ आ गया, ऑल्टरिंग अ बिल ऑफ £700 to £7,000 सो दैट लार्ज टैक्सेशन डिडक्शन कैन क्लेम। तो ये तो ऑल्टर कर रहा है, गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सो दिस इज टैक्स इवेजन। मूविंग फंड्स इनटू ISA अकाउंट सो दैट इंटरेस्ट कैन अर्न टैक्स फ्री, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने कुछ पैसे इस अकाउंट में डाल दिए टैक्स बचाने के लिए, सो दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, ये तो लॉ में बोला ही हुआ है कि अगर तुम इस अकाउंट में इतने तक पैसे डाल दोगे तो तुम्हारा टैक्स बच जाएगा। सो दिस इज टैक्स अवॉइडेंस, कुछ भी गलत नहीं करा, ठीक है। तो स्पेसिफिक टैक्स अवॉइडेंस स्कीम हैव बीन टारगेटेड बाय HMRC विद एंटी अवॉइडेंस लेजिस्लेशन टू काउंटर द टैक्स एडवांटेजेस गेन्ड बाय द टैक्स पेयर। जैसे मैंने बताया है कि कुछ लोग लॉ का मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक टैक्स अवॉइडेंस स्कीम टारगेट करी हुई HMRC ने विद एंटी अवॉइडेंस लेजिस्लेशन टू काउंटर दैट एडवांटेज, कि सारे लोग इस चीज़ का बेनिफिट ना उठाएं, तो उसके लिए उन्होंने ये स्कीम लगाई हुई है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है। HMRC have also introduced disclosure obligations regarding anti-avoidance tax schemes requiring declaration of details of the scheme to HMRC, कि अगर मान लो तुम टैक्स अवॉइड कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ये बोला कि मैंने ISA अकाउंट में इतने पैसे इतने डॉलर्स जमा कराए हैं ऑफ कोर्स टैक्स बचाने के लिए, वरना तो तुम अपना पैसा उड़ाओगे या पैसे बैंक में डालोगे। तुमने स्पेसिफिक इस अकाउंट में डाल दिए जो लेट से कुछ साल के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, जो तुम नहीं निकाल सकते। तुमने बोला कि मैंने इतने पैसे जमा कराए, टैक्स तो बच रहा है तुम्हारा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, HMRC ने क्या बोला कि आपने जो पैसे जमा कराए ना, इसकी स्टेटमेंट भी साथ में लगा के दो। जस्ट एन एग्जांपल कि स्टेटमेंट भी साथ लगा के दो ताकि एक कंफर्मेशन हो जाए। सो डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग एंटी अवॉइडेंस टैक्स स्कीम्स रिक्वायरिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ द स्कीम, अ जनरल एंटी अब्यूज रूल्स GAAR is to counter artificial and abusive schemes where arrangements are put in place deliberately to avoid tax। कि जनरल एंटी अब्यूज रूल भी बन गया कि जहाँ पे जानबूझ के, जैसे लोगों ने यहाँ पे जानबूझ के इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, जाके सबको पता था कि टैक्स ऐसे पूरा 5 लाख पे 10-20% ही लगना था, लेकिन जानबूझ के लोगों ने ये चीज़ फॉलो करी कि यार एक ने फॉलो करी, चलो सभी ने करनी शुरू कर दी। उसके लिए जनरल एंटी अब्यूज रूल बनाया हुआ है टू काउंटर आर्टिफिशियल एंड अब्यूसिव स्कीम्स वेयर अरेंजमेंट विच कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रीजनेबल कोर्स, के रीजनेबल नहीं है जो वो कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट जो वो सही कर रहे हैं, आर पुट इन प्लेस टू डेलिबरेटली अवॉइड टैक्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिंपल मतलब हमें बस पता होना चाहिए। अब आता है प्रोफेशनल एंड एथिकल गाइडेंस कि एज अ ACCA या एज अ ACCA स्टूडेंट, अ फ्यूचर ACCA, हमारे लिए क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग दिस टैक्स। कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि आप हमारी टैक्स रिटर्न फाइल करो, तो हमारे लिए क्या क्या एथिक्स हैं, प्रोफेशनल और एथिक गाइडेंस जो हमें फॉलो करनी है। जैसे अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है कि सर मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करानी है इन इंडिया, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि कोई क्लाइंट आता है कि सर आई वांट टू फाइल माय इनकम टैक्स रिटर्न, तो मेरी क्या प्रोफेशनल और एथिक्स गाइडेंस है जो मुझे फॉलो करनी है। So the ACCA Professional Code of Ethics and Conduct has already been covered in earlier year studies। हाँ, वो कवर हो चुकी है, हमारी ऑडिटिंग में भी हो चुकी है। A reminder to the key points are given below। अब ये कुछ रिमाइंडर्स हैं कि the ACCA expects its member to adopt ethical approach to work। ये एक बार पढ़ लेना गाइस, तुमने F8 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा डिटेल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला इसमें से, ठीक है। ये सारा तुम F8 में करोगे, यहाँ कुछ भी नहीं आने वाला इसमें से। मेन आता है हमारा बस ये मतलब समझना, OPPIC इज दिस, OPPIC कि एक ACCA को ऑब्जेक्टिव रहना है। ऑब्जेक्टिव मतलब मेंबर शुड नॉट बी बायस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मेंबर को अपना प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स लगाने हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसने अपना प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है। मेंबर शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी कंडक्ट ऑफ ब्रिंगिंग डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन, के प्रोफेशन का नाम ना खराब हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। मेंबर शुड एक्ट इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट मैनर इन ऑल रिलेशनशिप्स। कॉन्फिडेंशियलिटी, अपने क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करनी। जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरे पास एक पर्सन आया कि सर मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करानी है, मैंने कर दी, बाद में दूसरा क्लाइंट आया, उसी कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय, अंशुल सर वो आपसे रिटर्न फाइल कराता है, मैंने कहा हाँ मुझसे कराता है, कि सर उसकी इनकम कितनी है, मैंने बता दी, तो दैट मीन्स मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी।
अगर कोई मेरे से काम करा रहा है एज अ प्रोफेशनल, मतलब इट्स माई ड्यूटी कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करूं और उसको इन्फॉर्मेशन टिल द टाइम जब तक वो मुझे रिटर्न क्लैरिफिकेशन नहीं देता कि आप बता दो, मैं किसी को ना दूं। अब एडवाइजिंग ऑन टैक्सेशन इश्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि टैक्सेशन के लिए एक एसीसीए के लिए क्या गाइडेंस है। सो पर्सन एडवाइजिंग ईदर अ कंपनी और एन इंडिविजुअल, कि या तो अगर हम कंपनी को गाइड कर रहे हैं टैक्सेशन के लिए या इंडिविजुअल को गाइड कर रहे हैं, वी हैव अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बोथ क्लाइंट एंड एचएमआरसी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दोनों के लिए है, क्लाइंट के लिए भी और एचएमआरसी के लिए भी। एचएमआरसी के लिए कैसे कि हमें टैक्स इवेड नहीं करना, और क्लाइंट के लिए कैसे कि हम उसके लिए टैक्स अवॉइडेंस कर सकते हैं, उसको स्कीम्स बता सकते हैं कि ऐसे करके आप अपना टैक्स बचा सकते हो और वो लीगल तरीका है। तो एचएमआरसी भी खुश है और क्लाइंट भी खुश है। अ मेंबर मस्ट नेवर बी नोइंगली इन्वॉल्व्ड इन टैक्स इवेजन, के टैक्स इवेजन नहीं करना, जैसा मैंने बताया था। द डिस्टिंक्शन बिटवीन एप्लीकेबल टैक्स प्लानिंग एंड एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस while both is legal has been subject to significant public debate in the recent years। इसका मतलब क्या है कि तुम या तो सिंपल तरीके से टैक्स बचा रहे हो, जैसे आप ऐसे कर लो, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है इसमें इतने पैसे जमा करा दो, इसमें इतने जमा करा दो, आपका टैक्स बच जाएगा, सिंपल तरीका। या फिर एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस। एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस जैसे मैंने ऊपर बताया था कि मैंने स्टेटमेंट को पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन ही अलग निकाल दी, हालांकि मैं इंटरप्रिटेशन इंग्लिश के अकॉर्डिंग राइट है, कोई भी पढ़ेगा वो इस तरीके से भी पढ़ सकता है, लेकिन वो जानबूझ के मैंने करा है अपने क्लाइंट का टैक्स बचाने के लिए। सो वो चीज़ मुझे नहीं करनी, हालांकि बहुत लीगल है बट वो मुझे नहीं करनी है, इट्स सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट डिबेट्स। तो अब जैसे मान लो मैंने करी, डिबेट्स हुई, सबने बोला भाई तुम तो जानबूझ के इंग्लिश में वर्ड का मतलब अलग निकाल रहा है, तू तो मतलब जानबूझ के ही अलग निकाल रहा है। जैसे कई बार एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं ना, कि तो उसका मीनिंग ही अलग निकाल रहा है, तो मीनिंग अलग निकाल देगा तो फिर तो गलत ही होगा ना। तो ऐसे तो कुछ भी उल्टी सीधी चीजें कर ले, तो ये चीज हमें नहीं करनी। सो एज अ रिजल्ट द एसीसी एथिकल गाइडेंस स्टेट्स दैट मेंबर मस्ट नॉट क्रिएट, एनकरेज और promote tax planning arrangement or structure that set out achieve results that are contrary to the clear intention of parliament, are highly artificial or highly contrived to seek to exploit shortcoming within the relevant legislation। सिंपल सा मतलब क्या है कि हमें किसी भी तरीके से क्लाइंट की टैक्स प्लानिंग नहीं करनी, वो तरीका जो गलत हो। जैसे कि मैंने उस तरीके से टैक्स प्लानिंग करी जो एक्चुअली, जैसे मैंने बताया था कि सबको पता था कि हर साल हमें 2 लाख से ऊपर 20% पे करना पड़ता है, बस इस साल क्या हुआ, उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, तो उसकी वजह से मैंने उसको पकड़ के टैक्स कम कर दिया, विच इज रॉन्ग। मेरे को पता है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन वो नहीं है, गवर्नमेंट ने टैक्स पूरे पे ही लेना 20%, लेकिन मैंने जानबूझ के वो चीज़ करी है, वो नहीं करनी। ठीक है, ये इसका सिंपल मतलब है, दैट्स इट। अब आता है डीलिंग विद एचएमआरसी। अब एक क्लाइंट, एक इंडिविजुअल जो अपनी रिटर्न फाइल करता है, हाउ कैन ही डील विद एचएमआरसी। जैसे कुछ गलती हो गई, कैसे रिटर्न फाइल करनी है, क्या बताना है उसमें, वो चीज़ है। तो सिंपल प्लेन रीडिंग है, अब इसको हम पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सो मैं पढ़ूंगा, देखूंगा कोई चीज़ समझाने वाली है तो समझाऊंगा, अदरवाइज तुम्हें साथ ही समझ आ जाएगी। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एचएमआरसी इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन ये एचएमआरसी को देगा अपनी टैक्स रिटर्न में, वो सही होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए, कुछ भी छुपाया नहीं होना चाहिए। अ मेंबर यानी एसीसीए मस्ट नॉट असिस्ट अ क्लाइंट टू प्लान और कमिट एनी ऑफेंस, कि अगर कोई भी मेंबर है जैसे एसीसीए, वो जानबूझ के कुछ उल्टे काम ना करवाए। इफ अ मेंबर बिकम्स अवेयर दैट क्लाइंट हैज़ कमिटेड अ टैक्स इरेगुलरिटी, अगर हमें पता चला है एज ए एसीसीए कि हमारे किसी क्लाइंट ने जानबूझ के कुछ गलत करा है, वी मस्ट डिस्कस इट विद द क्लाइंट एंड एंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर इज मेड, कि हम क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि भाई आपने ये चीज़ गलत दिखाई है, ऐसा नहीं है, कुछ और भी होगा जो आप नहीं बता रहे हो, हमें पता है कि आप ये पैसे कमा रहे हो बट यू आर नॉट टेलिंग, तो हमें वो उसे डिस्कस करके उसे डिस्क्लोज करानी है। एग्जाम्पल्स वुड बी नॉट डिक्लेयरिंग इनकम दैट इज टैक्सेबल, क्लेमिंग रिलीफ जो उसको एंटाइटल नहीं है, not notifying HMRC whether they have made mistake to give rise to underpayment of tax or increased repayment, कि मतलब कुछ भी चीज़ें गलत नहीं करनी हमें। Where a client has made error, अगर किसी क्लाइंट ने कुछ गलती कर दी, it will be necessary to decide whether it was genuine error or a deliberate or fraudulent act। अब अगर किसी क्लाइंट ने रिटर्न फाइल करते हुए, जैसे मान लो जानबूझ के
मैंने बताया था डोनेशन उसने करी थी $10,000, उसने दिखा दी मैंने 1 लाख डोनेशन करी है, और 1 लाख के अकॉर्डिंग डोनेशन करके टैक्स बेनिफिट लेके उसने टैक्स पे कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, तो ये इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्लाइंट एंड द HMRC कि क्या वो जानबूझ के उसने करा है या उससे कोई गलती होगी। मैं सिंपली कहूँगा कि उसने ये जानबूझ के करा है। क्यों? क्योंकि जब उसको पता है, अगर मेरे को पता है कि 10,000 मेरा रिलीफ मिलेगा, क्लेम मिलेगा, तो अप्रॉक्सीमेट इतना टैक्स बनेगा। मैंने गलती से वर्ड 1 लाख लिख दिया जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टैक्स बच गया। मैंने गलती से 1 लाख लिख दिया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स बच गया। तो मुझे ही समझ आना चाहिए था कि यार इतना कैसे हो सकता है यार, इतनी तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो टैक्स कुछ भी नहीं लगा मेरा, जबकि हर साल इतनी इनकम पे ज़्यादा लगता है। तो अगर ये गलती होगी, मैं छोड़ यार कम लग रहा है, बढ़िया है, तो दैट मीन्स जान के करे मैंने ये। वंस एरर हैज़ बीन डिस्कवर्ड द मेंबर शुड एक्सप्लेन टू द क्लाइंट, यानी हम ACC अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हमें ये HMRC को नोटिफाई करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल, एंड इम्प्लीकेशन ऑफ देयर नॉट डूइंग सो, कि हम अब बेसिकली ये जो डीलिंग विद HMRC है, ये एक तरह से हमारे लिए ACCA के लिए बता रहे हैं कि ACCA अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कैसे डील करेगा HMRC से, ये बताया जा रहा है। मुझे पहले लगा था कि क्लाइंट कैसे डील करेगा HMRC से, बट हम अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कैसे डील करेंगे, क्लाइंट के साथ कैसे डील करेंगे, वो बताया जा रहा है। सो अगर कुछ गलती हुई है, हमें पता चली है गलती है, तो हम उसको बताएंगे कि HMRC को बता, और ये भी बोलेंगे कि अगर नहीं बताया तो भाई इतनी पेनल्टी लगेगी। शुड द क्लाइंट रिफ्यूज टू मेक फुल और प्रमोट डिस्क्लोजर टू HMRC, के क्लाइंट ने मना कर दिया, तो मेंबर मस्ट राइट एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, हम उसको रिटर्न में बताएंगे। कंसिडर वेदर द अमाउंट इज मटेरियल, इफ इट इज वेदर दे शुड कंटिन्यू टू एक्ट फॉर द क्लाइंट, कि अगर ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना उसने टैक्स का घपला किया है, तो उसको रिटर्न में बोलेंगे कि ये आपने कांड कर दिया है, तो अगर आप टैक्स पे करते हो तो ठीक है, नहीं टैक्स पे करते तो हम अगली बार से आपके लिए काम नहीं करने वाले, उसको रिटर्न में दे देंगे हम ये। If the client still refuses to make full disclosure, the member should cease to act for the client. हम client के लिए नहीं काम करने वाले, अगर वो अभी भी काम कर रहे हैं, must then also write to HMRC informing them कि हम उस client का अब काम नहीं कर रहे, but without disclosing any reason why. हम HMRC को रीज़न नहीं बताएंगे कि उसने झूठ बोला है, वो क्लाइंट की बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर क्लाइंट कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को मना कर देंगे हम आपका काम नहीं कर रहे, और HMRC को इन्फॉर्म कर देंगे कि हम उसका काम नहीं कर रहे। वी विल नॉट टेल एनी रीजन, हम सिर्फ एक प्लेन स्टेटमेंट दे देंगे कि वी विल नॉट बी वर्किंग फॉर दिस क्लाइंट फ्रॉम दी कमिंग ईयर्स एंड फॉर दिस ईयर। मस्ट देन कंसिडर देयर पोजीशन अंडर मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन, देन उसके बाद देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन में क्या उसने गलत करा है। विदाउट डिस्क्लोजिंग रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें HMRC को नहीं बताना कि भाई हमने इसलिए काम नहीं कर रहे कि उस बंदे ने इतना बड़ा फ्रॉड करा है। वो HMRC वाले देखें, वो अपने आप समझ जाएंगे कि अगर हम काम नहीं कर रहे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये उनके ऊपर है। क्यों, वाई, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। अभी हमने पढ़ा था ना कॉन्फिडेंशियलिटी, कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हमें किसी को नहीं देनी। तो अगर क्लाइंट का हम काम नहीं कर रहे और क्लाइंट ही नहीं बताना चाहता, तो हम नहीं बता सकते क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज ब्रीच हो जाएगा कि भाई तुमने मेरी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, तुम्हारे पे अगर हमने मान लो क्लाइंट ने बहुत बड़ा कांड किया और हमने डिपार्टमेंट को बता दिया, तो क्लाइंट हमारे ऊपर केस कर देगा कि तुम भाई तुम तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, कि तुमने तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज ब्रीच कर दिया, वो हमसे अलग क्लेम ले लेगा, वो फंसेगा अलग बात है, लेकिन हमारे ऊपर केस हो जाएगा। तो हमें नहीं बताना ये चीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट आता है मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन, और आगे आता है डिसऑनेस्ट कंडक्ट टैक्स एजेंट्स। सो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, कुछ खास वैसे नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग इज द टर्म यूज्ड फॉर ऑफेंसेस इंक्लूडिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम और कंसीलिंग प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। झूठ बोलना, चालाकी करना, उल्टे काम करना, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। ऑल बिजनेसेस विद इन रेगुलेटेड सेक्टर मस्ट अपॉइंट अ मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर विद इन द फर्म। हर बिजनेसमैन को अपने ऑफिस में एक मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। द मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर विल डिसाइड वेदर अ ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू नेशनल क्राइम एजेंसी और नॉट। वो ये डिसाइड करेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन अगर गलत है तो उसको नेशनल क्राइम एजेंसी को बताना है कि नहीं। वेयर अ रिपोर्ट इज मेड
the client should not be informed as this may amount to tipping off which is an offense। कि अगर मान लो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर को पता चला कि इस फर्म में कुछ गलत हो रहा है तो वो क्लाइंट को नहीं इन्फॉर्म करेगी कि यहाँ आपने ये गलत करा है कि हम क्राइम एजेंसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर सीधा इन्फॉर्म कर देगा विदाउट इन्फॉर्मिंग द क्लाइंट। क्यों? अगर उसने क्लाइंट को ही बता दिया तो क्लाइंट तो छुपा देगा वो चीज़ बाद में, अच्छा वो एजेंसी को बता रहा है मैं इसको छुपा देता हूँ, वो नहीं करना। अ रिपोर्ट टू NCA डज नॉट रिमूव द रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू HMRC। हमें HMRC को, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर HMRC को भी बताएगा और नेशनल क्राइम एजेंसी को भी बताएगा। तो सिंपल सी बात, मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन, हर कंपनी को एक MLRO अपॉइंट करना है अपनी फर्म के अंदर। MLRO सारी ट्रांजैक्शन चेक करेगा और देखेगा इसमें कुछ गलत तो नहीं है जो हम एक क्राइम है और हमें बताना है। अगर कुछ भी क्राइम है वो डायरेक्टली बताएगा, क्लाइंट को इन्फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ साथ वो गवर्नमेंट को भी, HMRC को भी बताएगा कि ये उसने गलत करा है। अब तुम सोचोगे कि सर अगर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर कंपनी ने अपॉइंट करा है तो वो कंपनी के अगेंस्ट क्यों जाएगा, है ना? उस चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होगा उसमें देखा जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर का पर्पस क्या है, दैट्स इट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड देन, बट इफ नॉट देन वाई, ठीक है ना। सो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2, इसमें क्या लिखा हुआ है? When you are checking a recent tax computation from HMRC, you notice that they have made an error which has resulted your client receiving a larger repayment than it should have been। देखो अब हुआ क्या, ये हमारा क्लाइंट है, ये है HMRC। क्लाइंट ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी ये बोल के कि इतना टैक्स मेरा बनता है। HMRC वालों ने जब उसकी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने अपना उसकी बैंक स्टेटमेंट, सारी ट्रांजैक्शन जिसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास थी उससे चेक किया और देखा कि नहीं, इसका टैक्स बहुत ज़्यादा बनता है। लेट्स से इसने बनाया था $20,000 टैक्स, HMRC वालों ने बना के दे दिया कि इसका तो $50,000 टैक्स लगता है एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद HMRC। लेकिन जो HMRC वालों ने जब इसको मेल भेजी कि भैया तुम्हारा तो इतना टैक्स बनता है, तुमने ये चीज़ें नहीं दिखाई हुई, वो गलत थी, उसमें कुछ गलती थी। तो एज अ ACCA हम क्या करेंगे? हम अपनी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे क्लाइंट ने रिटर्न फाइल करी है और हमें पता चला है कि HMRC वालों ने इस इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टैक्स निकाल दिया बट उन्होंने कोई गलती कर दी, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो समझेंगे कि गलती हुई क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्या ये जानबूझ के गलती हुई थी या ये गलती से हुई थी? कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गई, या वो है या जानबूझ के मिस्टेक हो गई। उसके बाद हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि तुम अथॉरिटी को डिस्क्लोज करो कि उन्होंने ये गलती करी है, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई अगर तुमने सच्ची में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे HMRC वालों ने बोला कि तुमने 2 लाख रुपीज़ किसी अननोन सोर्स से अर्न करे थे जो तुमने रिटर्न में नहीं दिखाए। क्लाइंट से हमने पूछा, क्लाइंट ने बोला कि नहीं मैंने कोई इनकम अर्न नहीं करी, ये झूठ बोल रहे हैं। हम क्लाइंट को नहीं बोलेंगे कि भैया अपने सारी बैंक स्टेटमेंट वगैरह ला के दे, कुछ ला के दे, नहीं। हमने क्लाइंट को बोला, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की है, हमने क्लाइंट को बोला कि भाई HMRC वालों ने बताया है कि तुमने 2 लाख इनकम अर्न की है यहाँ से, क्या ये सच है? उसने बोला नहीं ये सच नहीं है। हम कहेंगे अच्छा अगर ये सच नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम HMRC को हम एक मेल लिख देते हैं तुम्हारी तरफ से कि ऐसी कोई इनकम हमने अर्न नहीं करी, और कल को कुछ भी हुआ और वो सच निकली तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उसको बताना है इम्प्लीकेशन कि अगर ये गलत हुआ तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तुम पे पेनल्टी भी लग सकती है। अब अगर क्लाइंट ने बता दिया तो ठीक है, अब अगर क्लाइंट ने मना कर दिया कि हम नहीं बता रहे, तो फिर वही सारी चीज़ें जो भी हमने ऊपर पढ़ी है कि अगर क्लाइंट ने मना कर दिया, हमने देखा कि भाई डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, कल को गड़बड़ होगी तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी, तो हमने दोबारा क्लाइंट से पूछा, उसने फिर मना कर दिया कि छोड़ो कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना पल्ला क्लाइंट से झाड़ा, मैंने उसको लेटर लिख दी कि मैं आपका काम नहीं करूँगा, मैंने HMRC वालों को बोल दिया कि मैं आगे इस क्लाइंट का काम नहीं कर रहा। फिर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर को मैंने बताया, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर ने देखा और उसके बाद उसके ऊपर है कि उसने ये चीज़ NCA को बताई कि नहीं बताई, ठीक है। अब आता है डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ टैक्स एजेंट्स। अगर कोई भी टैक्स एजेंट कुछ भी गलत काम करता है तो क्या होगा? देयर इज अ सिविल पेनल्टी अप टू £50,000 फॉर डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ टैक्स एजेंट्स। इन केस वेयर द पेनल्टी एक्सीड्स 5,000, HMRC मे पब्लिश डिटेल्स ऑफ पीनलाइज्ड टैक्स एजेंट, कि अप टू इतनी पेनल्टी लग सकती है किसी भी बंदे पे, टोटल पेनल्टी मैक्सिमम
और अगर किसी पर्सन की पेनल्टी $5,000 से पाउंड से ज़्यादा हुई तो उसका नाम पब्लिकली पब्लिश किया जाएगा ताकि उसकी बेइज्जती हो कि भाई ये टैक्स एजेंट है और ये इतने काम कर रहे हैं। विद अग्रीमेंट ऑफ द टैक्स ट्राइब्यूनल, जो चैप्टर 13 में आएगा, HMRC कैन असेस द वर्किंग पेपर्स ऑफ डिसऑनेस्ट एजेंट, कि अगर हमें लगा कि एजेंट बहुत ही उल्टे काम कर रहा है तो हम टैक्स ट्राइब्यूनल से एग्रीमेंट करने के बाद एजेंट की सारी बुक्स मंगा सकते हैं कि उसने कितने कितने बड़े बड़े कांड करें क्लाइंट के साथ मिलके। सो दिस इज डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ टैक्स एजेंट। तो बस ये चैप्टर इतना ही है। एक बार इस चैप्टर को ऊपर से थॉरोली पढ़ लेना। सिंपल थ्योरी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा रट्टा मारना नहीं है, मोस्टली समझने वाला है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो इसके 3 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं, इनको भी जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। ओके चलो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन? केस लॉ, ओके, एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी कंसेशन, HMRC स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस, इनकम टैक्स एक्ट। सो स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन क्या है, स्टैट्यूट लॉ क्या है, इनकम टैक्स एक्ट। मैंने बताया था ना, स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन इज लाइक अ बेयर एक्ट। सो इनकम टैक्स एक्ट जो 2007 में आया था वो हमारा है स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन। केस लॉज ये सब तो एक्सप्लेनेशंस हैं, ये तो इंटरप्रिटेशन है, ये लेजिस्लेशन नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है। जो लॉ में लिखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लॉ नहीं है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4। An ACCA member discovers that a client has deliberately not declared a source of income in their return. जानबूझ के क्लाइंट ने अपनी इनकम नहीं दिखाई। Which of the statement is correct? The member should immediately notify this for the error. नहीं, मैंने बताया था मेंबर कभी भी उनको नोटिफाई गलती के बारे में नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। Member should notify the client of the error and explain the consequences before considering to seize the act. This is right कि मेंबर क्लाइंट को बताएगा कि भाई तुमने बहुत बड़ी गलती करी है और कल को पता चल गया तो इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, ये क्लाइंट से पल्ला छुड़ाने से पहले। अब अगर क्लाइंट तब भी नहीं मानता तो बस वो अपना उसे काम छोड़ देगा। द मेंबर मस्ट इमीडिएटली मेक अ रिपोर्ट टू NCA। नहीं, मेंबर थोड़ी बनाता है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला ऑफिसर बनाता है। A member should cease to act for the client if they refuse to disclose the error and advise HM that they have ceased to act। And देखो यहाँ तक सही है, it is right कि उसने क्लाइंट का काम छोड़ दिया अगर क्लाइंट नहीं माना, and advise HM and revenue, HM revenue and customs that they have ceased to act। मेंबर ने उनको बता दिया कि हम काम नहीं करें, and the reason why के रीज़न भी बता दिया। यहाँ गड़बड़ हो गई कि रीज़न नहीं बताना हमें, ये मैंने बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी डोंट हैव टू टेल द रीजन, ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, हमें सिर्फ बताना है कि हम काम नहीं कर रहे, अब अपने आप वो देखें। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट टैक्स? वैट। देखते ही पता चल गया, वैट सबको पता चल गया होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स ये सब इनकम्स पे लगता है, वैट एक्सपेंसेस पे लगता है, जो हम सामान खरीदते हैं उस पे लगता है, ये सारे पैसे जो हमने कमाए होते हैं उस पे लगता है। Which of the following is not paid by company? कंपनी क्या चीज़ नहीं पे करती? तो कंपनी वैट पे करती है, जो कुछ परचेज करेगी वो तो पे करती है। नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पे करती है ना, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पे करेगी। कॉर्पोरेशन टैक्स तो कंपनी के लिए ही होती है, तो इनकम टैक्स वो नहीं पे करेगी, बिकॉज इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स के लिए होता है। इनकम टैक्स इज फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से, सिंपल चैप्टर था, लेकिन बहुत अच्छे से हर चीज़ समझनी है। तुम्हें अब समझ आ गया होगा, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं मारना, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझना है हर पॉइंट का। एंड टैक्स है ही सब्जेक्ट ऐसा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलो, काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, बट आई वॉज सपोज टू कवर द चैप्टर इन अ वीडियो, जो मैंने करा। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं वो थोड़ी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेटिंग ज़्यादा है। थ्योरी वाले चैप्टर्स को नॉर्मली टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। चलो, बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।